आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा। अपने आप को तो मैंने एक मामूली हिस्सा बना लिया था बस इस एग्जाम का। जब पीएससी का ऐसा अंडरवर्ल्ड था जिसमें मुझे अंदर तो मैं चली गई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। A 24-year-old IAS aspirant committed suicide in Bangalore. A UPSC aspirant has committed suicide and he was allegedly denied entrance at the exam. दिल्ली की बेटी पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक आत्महत्या कर ली। यूपीएससी मतलब पैसा, पावर, पोजीशन के सपने लिए हर साल 11 लाख से ज़्यादा युवा इस एग्ज़ाम्स को देते हैं और इसमें सीट्स होती है मात्र 1000। लेकिन एक ऐसा एग्ज़ाम जहां पर सक्सेस रेशियो इतना कम होने के बाद भी क्यों लाखों युवा इस एग्ज़ाम को देते देते अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी के पूरे मॉडल को समझेंगे कि यूपीएससी क्या है, इसमें एस्पिरेंट्स का रूटीन क्या होता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, कोचिंग माफिया इन बच्चों को कैसे सपने दिखाकर बहला रहा है और पर्दे के पीछे बैठी गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है, जिनकी नौकरी लग जाती है उनका क्या होता है, जिनकी नौकरी नहीं लगती है उनका क्या होता है, और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए और किन बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी मतलब यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये वो आयोग है जो इंडिया में परीक्षाएं करवाता है आईएएस की, आईपीएस की, जिसमें हर साल 1000 वैकेंसीज निकलती है। इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद इनके नंबर के बेसिस पर इनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की बड़ी बड़ी आधिकारिक और प्रेस्टिजियस पोस्ट पे इन्हें शिफ्ट किया जाता है। और जिसका भी सपना होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, देश की बड़ी नौकरी चाहिए, तो वो इस एग्ज़ाम्स को देते हैं। आई थिंक मैंने आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ा मोटा मोटा तो समझा दिया। देश की सबसे बड़ी नौकरी को पाने के लिए ये एस्पिरेंट्स मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हिंदू का पेपर, उसके बाद कोचिंग, फिर उसके बाद शाम को रिवीजन के लिए लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ो, और यही रूटीन चलते रहता है हर दिन हर दिन हर दिन। इस एग्ज़ाम को देने वाले ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का कोई दोस्त नहीं होता, कोई शौक नहीं होता, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर इनकी फैमिली में कोई फंक्शन, इनको कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी की ज़्यादातर तैयारी करने वाले लोग आपको दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे। यहाँ पर ये एक छोटा सा कमरा लेते हैं अपने लक्ष्य को पार करने के लिए कि भैया एक बार बस नौकरी लग जाए। उसके बाद पहला अटेम्प्ट होता है, प्रीलिम्स निकलता है, उसके बाद तैयारी करते हैं, दूसरी बार प्रीलिम्स निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकलता, तो फिर से वही पीछे से एक्सपीरियंस तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं और ये सब हो भी गया और इंटरव्यू नहीं निकला, तो फिर से वापिस से वही प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं और तब तक इनकी एज हो जाती है 30 साल और फिर पता चलता है कि भैया अब तो अटेम्प्ट भी खत्म हो गए हैं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यूपीएससी का एस्पिरेंट्स होता है, स्टूडेंट नहीं होता है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आज इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ दिनों के बाद इंजीनियर तो बनेगा। मेडिकल का स्टूडेंट मतलब आगे चल के डॉक्टर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर तीनों चीजें पास कर ली तो पैसा, सम्मान सब मिलेगा, और अगर नहीं कर पाए तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब ये बच्चे इतनी टफ कंडीशन में जीते हैं, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद भी इनका नहीं हो पाता, 2 साल 3 साल 2 अटेम्प्ट देके, 3 अटेम्प्ट देके, तो ये अपना कुछ और क्यों नहीं करते, क्यों लगे रहते हैं? तो यही मेरा तीसरा पॉइंट है, ये रहा। हर साल 1000 पोस्ट निकलती है लेकिन तैयारी करते 11,50,000 लोग, और नॉर्मल कोचिंग की अगर बात करें तो उनकी फीस होती है 1 लाख से 2.5 लाख। ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर कोई टॉप इंस्टीट्यूट है तो उसकी फीस तो और लाखों में होती है। फिर बुक्स का खर्चा, मॉक टेस्ट का खर्चा, और यहाँ तक कि कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने तो पेपर पढ़ने के भी कोर्सेस लॉन्च कर रखे हैं कि इस तरह से पेपर पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए बच्चे, ये एस्पिरेंट्स सिर्फ एक कस्टमर है। जैसे एक बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर्स कम हो, वैसे ही ये इंस्टीट्यूट वाले कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन कम हो। वो खुद से थोड़ी ना बोलेंगे कि बेटा एग्जाम बहुत टफ है, तेरा 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, तो तू कुछ और कर। वो ऐसा नहीं कहेंगे।
बल्कि वो कहते हैं कि अभी तो 4 अटेम्प्ट हुए, अभी तो तेरे में जोश है, अभी तेरे में जुनून है, अभी तो कर सकता है। और दुनिया की सबसे चूतिया लाइन कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ रहा है, सबसे घटिया लाइन कहते हैं, जिस लाइन का यहाँ पर यूज़ करना कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। वो लाइनें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? बिल्कुल होती है। अब भीड़ चाल में चलोगे तो खो ही जाओगे ना भाई। नहीं हो रहा 2 बार 3 बार तो रुक जाओ, थम जाओ, कुछ और करो। लेकिन नहीं, आपको लगता होगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ एक कोर्स बेचते हैं, लेकिन नहीं, ये कोर्स नहीं बेचते, ये बेचते हैं सपने, ड्रीम्स। इस वीडियो को देखो थोड़ा। दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरी है, आईएएस तो आईएएस है, कोई मुकाबला नहीं। मतलब नौकरी तो खाली आईएएस की है, सारी तो नौकरियां है, मतलब सारी नौकरियां एरी गेरी है। एक टीचर कहते हैं कि जब आईएएस बन के गाँव जाओगे तो सब सलाम ठोकेंगे। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गाँव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए कि मर गए ना। अरे भैया, अब कई मेरे विद्वान साथी कहेंगे कि भाई ये तो मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन जरूरी है। मानता हूँ मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं, ये है मनीपुलेशन। मतलब मनी को खींचने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि एक अटेम्प्ट और दे दे, और तैयारी कर, और ला फीस दे दे। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की मार्केटिंग ने तो बड़े बड़े ब्रांड्स को फेल कर दिया। ये एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मोदी जी खड़े हैं आईएएस के सामने, वो फॉर्म भर रहे और नीचे लिखा आता है मोडियर। इसी दिन के लिए तो आईएएस बनना था कि एक दिन मोदी जी हमारे लिए वेट करे, हमारे सामने खुद फॉर्म लेकर आए। अब अगर ऐसा है तो ये वीडियो देखो जिसमें मोदी जी जापान के पीएम के साथ गोलगप्पे खा रहे हैं। इसके लिए क्यों नहीं कहते कि इसी दिन के लिए तो गोलगप्पे बनाए थे। और ये कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे को ऐसी वीडियोस भी दिखाते हैं कि आईएएस आ रहा है गाड़ी में बैठ के, पीछे 8-10 लोग आ रहे हैं, तगड़ा सा पीछे म्यूजिक चल रहा है, इसलिए तो आईएएस बनना है। अरे मेरे भाई, क्यों चूतिया बना रहे हो? फिर आर्टिकल्स आते हैं, टैक्सी वाले की बेटी बन गई, फल वाले का बेटा बन गया, गार्ड की बेटी बन गई। 5 लाख बच्चों में से 1-2 बच्चों का हो जाता है, उसी को हाईलाइट कर देते हैं। कोचिंग वालों का सीधा सा फंडा है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो हमारा एस्पिरेंट था, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी तुम जानो। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की ये 2 कैटेगरीज होता है, पहला होता है रैंकर और दूसरा होता है बैंकर। जो रैंकर होता है, जिसकी अच्छी रैंक आ जाती है, उसको माला पहनाते, इंटरव्यू करवा देते, पैसे देकर शॉर्ट से चलवा देते सोशल मीडिया पे, उसको अखबार पे छाप देते, पूरा का पूरा शहरी छाप डालते, और फिर इसको देखकर 1 लाख बच्चे और एडमिशन करवा लेते, और ये होते उनके बैंकर। और इसलिए ये कोचिंग वाले धड़ल्ले से, झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करते। सबूत के साथ बात करता हूँ, देखो जरा। साल 2017 की बात है, 2017 में 990 वैकेंसीज निकली हुई थी। उस टाइम पे एएलएस कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि हमारे यहाँ 244 एस्पिरेंट्स, बाजीराम बोलता है कि हमारे यहाँ 400 प्लस एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, चाणक्य बोलता है कि हमारे यहाँ के 355 का सिलेक्शन हो गया। और इन तीनों को अगर हम टोटल करें तो होता है एएलएस के 244, बाजीराम के 400 और चाणक्य के 355। तो टोटल कितना हो गया? 999। और सीट्स कितनी थी? 990। अब ये जो 9 सीट्स है, ये आसमान से टपकी है कि जमीन फाड़ के निकली है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा करते हैं ये इंस्टीट्यूट वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, लेकिन 100 में से 90% इंस्टीट्यूट ऐसे ही होते हैं, और ये फैक्ट है। अब बात करते हैं पूरे खेल के पीछे के मास्टरमाइंड सरकार के बारे में। देखो 2010 में जब 2,70,000 बच्चों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया था, तब सीट थी 1043। और जब पिछले साल 11,50,000 बच्चों ने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया, तब भी सीट थी मात्र 1043। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों? जब लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते तो सरकार इनकी सीट्स को बढ़ाती क्यों नहीं है? क्यों इतना ही रखा हुआ है? तो इधर आओ, एक राज की बात बताता हूँ। सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसके पास खुद नौकरियाँ कम है। देखो बात को सुनो, जब स्टूडेंट बीए बीकॉम कर लेता है और वो यूपीएससी की तरफ नहीं जाएगा, और जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो सरकार से करेगा क्वेश्चन। फिर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे कि हमको नौकरी दो, हमको रोजगार दो। तो सरकार का साइड ये है कि भैया हमारे पास खुद के पास तो नौकरियां नहीं है, तो इन युवाओं को यूपीएससी के एग्जाम में बिजी कर दो। अब यूपीएससी के चक्कर में जो लड़का पड़ गया, अगर आप उससे पूछोगे कि भैया तू बेरोजगार है, तो वो बोलेगा नहीं। आप उससे पूछोगे कि भैया तू कोई काम करता है, तो वो बोलेगा नहीं। उसको खुद को ही नहीं पता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। इसी ट्रैप के चक्कर में, इसी यूपीएससी के चक्कर में उसके 8-10 साल निकल जाते हैं और सरकार के डल्टी खेल में फंस कर रह जाता है।
देखो 6-8 साल की मेहनत करने के बाद मानते ही कि आपकी जॉब लग गई, बन गए अफसर। लेकिन देखो 1000 सीट्स है जिसमें 180 IAS, 200 से 250 IPS और बाकी के अदर सर्विसेज। वो लोग जिनका सिलेक्शन इस 1000 में हो गया है लेकिन 500 के नीचे हुआ है, वो कहते अरे यार IFS मिल गया, IPS नहीं मिला। उनके मन में ये मलाल रह जाता है। जो IAS भी बन जाता है उसके मन में ये मलाल रहता है कि यार मनपसंद का केडर नहीं मिला, मैं तो MP का बंदा हूँ, राजस्थान का केडर दे दिया, अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। जिनको अपनी पसंद का केडर भी मिल जाता है लेकिन अपनी पसंद का जिला नहीं मिलता, मोटी मलाईदार पोस्ट नहीं मिलती। अगर मोटी मलाईदार वाली पोस्ट भी मिल गई तो वहाँ पे मंत्री जी का आदेश मानना होता है। अगर आपने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, तुम्हारे साथ नहीं मिलूंगा, तो अगले ही दिन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे एक सीनियर IAS ऑफिसर है अशोक खेमका सर, इनको हाल ही में 9 जनवरी 2023 को हरियाणा सरकार ने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। इनके 30 साल के करियर में 56 पोस्टिंग्स हुई है, मतलब 56 ट्रांसफ़र। ईमानदार होने पर ये मिलता है। और जो ईमानदार नहीं होते और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलेंगे, तो अगर आपने रिश्वत ली तो पीछे बैठे होते इनके पापा लोग, CBI और इनकम टैक्स वाले। तुमने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, और आपने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो IAS बन भी जाता है उसकी लाइफ भी कोई ईजी नहीं होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो इस एग्ज़ाम को देने में आती है। और अब 2-3 रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। एक IAS ऑफिसर है BM विजय शंकर, जिन पे CBI 4000 करोड़ के पूंजी स्कैम का मुकदमा चलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही शर्म के मारे बेंगलोर के अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। उन पे रिश्वत लेने का आरोप था। और जब ये एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं 6 साल 8 साल, तो इसके बीच इनका ना कोई दोस्त बन पाता है, ना कोई रिलेशन बनाते हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं बोल पाते, खाने का होश न पीने का ठिकाना, क्योंकि हमको UPSC है पाना। शायरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। और इसलिए ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मुकेश पांडे जी ने मरने से पहले 5 मिनट का एक वीडियो बनाया था और बाद में उनकी लाश दिल्ली के रेलवे ट्रैक पर मिली। जब पुलिस वहाँ पे गई तो उनको एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि मैं जीवन से तंग आ गया हूँ। मतलब एक IAS ऑफिसर जीवन से तंग आ गया है। कैन यू बिलीव इट? और यूपी के एक सीनियर IAS ऑफिसर संजीव दुबे ने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते अपने घर की छत से लटक कर सुसाइड कर लिया। उनके करीबियों ने बताया कि वो अपनी बीमारी को लेकर डिप्रेशन में थे। कर्नाटक के DK रवि ने सुसाइड किया और ऐसे ही कई केसेस हैं। ये बहुत बड़ा सच है इन IAS ऑफिसर्स की लाइफ के पीछे का, जो आपसे छुपाया जाता है, कोई नहीं बताएगा। ना ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा। अब भैया जिनका सिलेक्शन नहीं होता 7 साल 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी, 5-6 अटेम्प्ट देने के बाद भी, उनको लगता है कि मैं तो एक फेल्ड पर्सन हूँ, मैं फेल्यूअर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। और जब वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं तो उनका कंपटीशन होता है वहाँ पर 21 साल 22 साल के लड़कों से, जो वहाँ पर कुछ महीने पहले ही अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं। और आपकी उम्र तो भैया हो गई है 30 साल 32 साल की, और आपको डिग्री कंप्लीट किए हुए 10 साल हो गए हो। फिर वो अपने दोस्तों से कंपेयर करता है जिन्होंने इस कंपटीशन की तैयारी नहीं की, जिन्होंने प्राइवेट जॉब को चुना, वो आज मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे है। जिन दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू किया था उनका बिजनेस आज सेटल हो चुका है, वो बढ़िया मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और ये बंदा 10 साल के बाद भी आज 0 पे खड़ा है, नो कॉन्फिडेंस के साथ। फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग 15% UPSC के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में है। इसके चलते वो सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे हमारे भोपाल का ही केस है, अप्रैल 2023 की बात है। रायसेन के राघवेंद्र चौधरी UPSC के रिजल्ट आने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने ही घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 28 साल के बिलेसन पड्डू चाके ने 5 जून 2022 को UPSC में फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर का ही एक केस है जहाँ पे ये बच्चे तैयारी करते हैं UPSC के। वहाँ की एक 25 साल की लड़की आकांक्षा मिश्रा ने अपने किराए के रूम में UPSC के सिलेक्शन ना होने के बाद सुसाइड कर लिया। और देश भर में ऐसे सुसाइड के केसेस बहुत सारे हैं और यही है UPSC का काला सच। देखो भैया, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कंपटीशन देश भर के ज़्यादा पढ़ने वाले अपने अपने कॉलेजों में, अपने अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर्स के साथ है।
तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने में मन लगता था और वो अच्छा पढ़ता और लगता है कि यार मैं इनसे कम्पीट कर पाऊंगा, मेरी IQ लेवल है उस लेवल तक, तो फिर ये एग्ज़ाम को दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो बिल्कुल इस UPSC के भवंडर में मत फंसो भाई। आपकी पूरी जवानी और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल, 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे रुकना कहाँ पर है। अगर आपका UPSC में नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, आप कुछ और अपना कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस किया तो आपकी वजह से हज़ारों लोगों का घर चलेगा और आप UPSC जैसी जॉब से भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देश में ला सकते हैं। लेकिन 6 साल 8 साल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एक लाइफ होती है, उसमें आपने एक सपना देखा कि यार मैं इस नौकरी को पाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो लाइफ तो ख़त्म नहीं होती ना दोस्त, लाइफ तो चलती रहती है। UPSC जीवन का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी लाइफ UPSC नहीं है। हंसी खुशी में जीने का नाम ही जीवन है। तो 6 साल 8 साल की अंधी रेस में भागने से कोई मतलब नहीं है। और एक बात और, हर कोई 100% नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ खास होता है। मानो आपका नहीं हो पाया UPSC के लिए, तो कुछ और करो, जो पसंद है वो करो, तुम्हारी लाइफ है। किसी फैमिली के प्रेशर में आके कि बेटा एक और अटेम्प्ट दे दे, दहेज अच्छा मिल जाएगा, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहकावे में आके जीवन बर्बाद मत कर। आपकी दिल की सुनो, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो, अकेले होते हो, अपने आप को फेल्ड इंसान समझते हो, तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, उसमें मत पड़ना। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरे लिए क्या सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी करना चाहते हो अपने दिल की सुनो और शुरू करो और आगे बढ़ो।